सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल, खुद के चैनल केमिस्ट्री फीवर में। तो बेटा कैसा गया आपका एग्जाम, 10th का साइंस का एग्जाम जो था। आई होप कि सबका एग्जाम अच्छे से गया होगा। तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं एग्जाम का। सबसे पहले जो आप अपनी राय बताइए बेटा, आपको क्या लगा कि पेपर टफ लगा, मॉडरेट सा लगा या इजी था? हाँ, जरूर लिखना कमेंट में, मुझे जानना जरूरी है कि मेरे लिए जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि मेरी भी अपना एक पर्सपेक्टिव है इस पेपर को लेके। मुझे लगता है लास्ट ईयर के मुकाबले में अगर कंपैरिजन करें तो ये पेपर जो था ऑन द टफर साइड था, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, मैं बच्चा बन के देख रहा हूँ, टीचर की तरह नहीं देख रहा, समझ ले। 10th के बच्चे के लिए मुझे लगता है कि ये टफर साइड पे था। ठीक है, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा टफ था, मतलब मॉडरेट और टफ के बीच अगर कहीं लाई करना हो तो मैं इसको वहां रखूंगा। एक होगा एग्जैक्टली मॉडरेट, एक मॉडरेट और इजी के सेंटर में कहीं, और मॉडरेट और टफ के बीच। तो मैं मॉडरेट और टफ के बीच इस पेपर को रखता हूं। तो मान के चले इट्स द पेपर वाज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टफर साइड, है ना, ऐसा था। पेपर आसान नहीं था, बड़ा आसान। और पेपर में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सीधे सीधे क्वेश्चन थे ना, वो मानो कोई क्वेश्चन जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उन्होंने सीधा वो नहीं डाला। जैसे पहले होता था कि सीधा डिफेक्ट्स ऑफ विजन दे दिए, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दे दिए, दोनों तो डिस्कस कर लो, तो आसान से बच्चे कर लेते थे। इस बार उन्होंने बड़े क्वेश्चंस में से छोटे क्वेश्चन निकाल दिए। हाँ, और पार्ट्स में क्वेश्चन को करके पूछा, पेपर लेंथी भी बना दिया, पार्ट्स में करके पूछा, है ना, पार्ट्स कर दिए उनके। ठीक है, तो चलो मेरा देखते हैं। मेरे पास वाई सीरीज के कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 बाय 1 उनको देखूंगा भी। और मैं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री से डील करने वाला हूँ, बायोलॉजी की मैं डिस्कस नहीं करने वाला बेटा, याद रखना, बायोलॉजी की डिस्कस नहीं करने वाला। तो एनीहाउ मैं पेपर भी ले लेता हूँ साथ, और सबसे पहले मैंने कुछ 7 ऑब्जेक्टिव्स वाई सीरीज के लिख लिए हैं सामने अपने, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, जो फर्स्ट आया था वो था कन्वेक्स मिरर्स जो थे, दे आर कॉमनली यूज्ड एज। तो ये बहुत आसान था, बहुत से बच्चों ने उसका गलत भी कर दिया, बट ये आसान था। रियर व्यू मिरर था ये। रियर व्यू मतलब देखो, तुम्हें पीछे देखना था और ये बहुत डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। रियर व्यू मिरर वही यूज किया जा सकता है जो डिमिनिश्ड इमेज बनाए, याद रखो, ये पढ़ा होगा ना तुमने। तो डिमिनिश्ड इमेज सिर्फ कन्वेक्स बनाता है ना, कनकेव थोड़ी बनाता है। कनकेव अगर रखेंगे तो वो तो एक ही बस पूरी आ जाएगी शीशे में, तो ड्राइवर को दिखेगा क्या? तो व्हीकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है ये, इसका यूज है। तो यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर जिसने पढ़ा होगा तो वो तो बिल्कुल इजी था। अच्छा, सेकंड देखिए, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इंटर्स अ स्मोक्ड फील्ड में, अरे अंधेरे का कमरा भरा है और एक खिड़की कहीं खुली है ना, खिड़की भी खुली हो सकती है, या कहीं से एक सुराख है जहां से लाइट एंटर कर रही है। तो इस फिनोमिनन को बेटा टेंडल इफेक्ट बोलते हैं, तुमको पता है, सी ऑप्शन था ये, देख लो। और किसी और आपके पास अगर यदि कोई और सीरीज है, आपको लगता है कि सर हमारे ऑब्जेक्टिव्स में कहीं हमें डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ऑब्जेक्टिव डाल दो, एमसीक्यू डाल दो, आंसर मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन इंक्लूड्स देखो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, जिसको रिजोपिया भी बोल सकते हो। करेक्ट मैच क्या था देखो, मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस होता है, बिल्कुल होता है, इसका आंसर सी था बेटा। हाइपरमेट्रोपिया भी फार साइटेडनेस होता है, बट प्रेस बायोपिया जो होता है ये एज रिलेटेड फार साइटेडनेस है, एज रिलेटेड फार साइटेडनेस है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मायोपिया और प्रेस बायोपिया में यही तो फर्क है, ये शॉर्ट साइटेडनेस है, बट ये डिफेक्ट आ जाता है आंख में। प्रेस बायोपिया मतलब दूर का, फार साइटेडनेस होगा, एज रिलेटेड, मतलब तुम्हें पास का नहीं दिखेगा यहाँ। ठीक है, फार साइटेडनेस ठीक है, लेकिन एज रिलेटेड है, बढ़ती उम्र के साथ। ठीक है, तो ये दोनों मुझे ठीक लग रहे हैं, ये मैच ठीक लग रहा है, सी वाला। फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस, हाँ देखिए बहुत आसान है। देखिए फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब करंट कंडक्शन के लिए, कहने का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज चलेगा तो करंट पैदा होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तभी तो करंट पैदा होती है। करंट तभी पैदा होती है बेटा एक वायर में जब दोनों पॉइंट्स पे देयर इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो सिंपल था, इन्होंने इसको पावर बना दिया, रेजिस्टेंस भी लगा दिया, कुछ नहीं, सिंपल था। 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, वही तो कॉन्स्टिट्यूट करता है भैया, तभी तो करंट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अगर कोई डिफरेंस है, अगर डिफरेंस ही नहीं होता, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो मूव ही क्यों करते? बहुत आसान।
विच प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन चेंजेस व्हेन इट मूव्स फ्रीली। हाँ देखिए, जब एक चार्ज बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में चलती है ना, तो आपको पता होगा उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, और जब ये चलती हुई चीज पे फोर्स लगे तो नेचुरली बात है उसकी वेलोसिटी पे तो फर्क पड़ना है ना बेटा। हाँ, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होता है, क्योंकि वेलोसिटी की मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास चेंज नहीं होता, याद रखना, मास तो कांस्टेंट चीज है, वो चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो इसका ऑप्शन था वेलोसिटी एंड मोमेंटम। ये देख लो, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है कॉपर वायर को, उसको मैग्नेटिक फील्ड में, ये क्वेश्चन है जनरेटर में से आया हुआ। आपको याद करो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप एक कॉइल रखोगे कॉपर वायर की, रोटेट करोगे तो उसके ऊपर एक करंट इंड्यूस हो जाती है उसके अंदर, है ना, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब हाफ रोटेशन के बाद मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो साइमल्टेनियसली ये भी करता है, कौन, इंड्यूस्ड करंट। तो हाफ रोटेशन वाज द राइट आंसर। ये तुम पढ़ोगे बड़ी क्लास में, लेंज लॉ जो था उसमें भी तुमको दिखेगा। ये बहुत सेवंथ देखो, NaCl AgNO3 सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, आसान सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, यहां से NO3 गया, नाइट्रेट Na के साथ जुड़ गया, और यहां से Na से Cl उठा और Ag के साथ जुड़ गया, तो AgCl बन गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट बी वाला इसका बिल्कुल सही था। अब जो आगे के पार्ट्स हैं वो पढ़ लेता हूं, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है लिखने की। तो लेट मी चेक द पेपर एंड उस पर भी बात करेंगे। देखिए बेटा, 7 तक हमने कर लिए बेटा। हाँ 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 8 देखो जरा, 8। हाँ, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। हाँ, थिन शीट्स में बीट कर सकते हो उनको। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे, मेलेबिलिटी। इसका ऑप्शन था बेटा बी, मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी क्या चीज होती है कि मेटल्स को खींचो, वो बिना डिफॉर्म हुए, मतलब डिफॉर्म हो जाते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं मेटल्स बिना टूटे। इस प्रोसेस को डक्टिलिटी बोलते हैं। मेलेबिलिटी हो गया, तुम उनको पीट पीट के पतला से पतला कर दो। जैसे गोल्ड बहुत मेलेबल है ना, इतना सा गोल्ड लोगे इतनी लंबी शीट बना सकते हो उसकी। तो मेलेबिलिटी हो गया कि मेटल को तुम थिन शीट्स में बीट कर सकते हो। 9 देखो, 9 क्वेश्चन में एक वीडियो देख रहा था, जस्ट मैं नाम नहीं जानता और आई विल नॉट गोइंग टू नॉमिनेट दैट चैनल। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 9। लगभग 5 से 6 बच्चों ने मुझे मैसेज करा है कि सर ये 9 ऑब्जेक्टिव का क्या आंसर है। मैंने डायरेक्ट आंसर नहीं बताया, मैंने ये समझा कि सभी बच्चे इनको समझे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन फ्राइंग पैन को रस्ट रोकना हो तो अब सबसे सुटेबल मेथड क्या है इसमें। देखो, मेथड तो सारे अच्छे हो सकते हैं। ये रस्टिंग की प्रिवेंशन में सारे मेथड है। तुम ग्रीस अप्लाई करते थे, पेंट अप्लाई करते थे, है ना। उसके बाद तुम जिंक की कोटिंग करते थे जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एक मेटल के ऊपर दूसरा थोड़ा सा कम रिएक्टिव मेटल चढ़ा देना जो एयर के साथ रिएक्ट ना करे, या ऑल ऑफ दिस। अब देखिए, वो जनरल रस्टिंग की प्रिवेंशन में नहीं कह रहा। अगर तुम जनरल सोचो, मुझे यहां तक जो लग रहा है इसका आंसर बेसिकली तो रस्टिंग ही कह रहा है। वो रस्टिंग को हटाना, रस्टिंग की प्रिवेंशन को। बट क्या तुम फ्राइंग पैन को तुमने देखा, तुमने कभी ग्रीस लगाया हो? फ्राइंग पैन को देखा हो तुमने कभी, पेंट करा हो? कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गैल्वेनाइजेशन हियर। मुझे लगता है इसका आंसर सी होना चाहिए। आल भी मुझे लग रहा है कि ठीक है, बट मैं आल के साथ नहीं जाता। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं इसको अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक करता, ठीक है। हालांकि अगर सिर्फ रस्टिंग की प्रिवेंशन को देखो तो मुझे तीनों सही लग रही है, बट एक लॉजिक ये कहता है कि आप पैन को मैं ग्रीस लगाऊंगा, पैन की रस्टिंग को ग्रीस लगाने की क्या जरूरत है? ये कोई फैन थोड़े ना, कोई मशीनरी नहीं है। ग्रीस उस कोरिजन को खत्म करने के लिए लगाया जैसे मशीनरी के कुछ पार्ट्स इनको जंग लग गया तो वहां ग्रीस कर, पैन पे क्यों ग्रीस लगाओगे? ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसलिए मुझे सी लग रहा है। अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, गैल्वेनाइजेशन कर दो उसकी। पेंट भी बड़ा कम करते हो, देखा हुआ हमने उसको। खिड़की होती तो कुछ और बात थी, है ना, खिड़की के जो आयरन रॉड्स होती कुछ और बात। ऐसे सिंपल आयरन की रस्टिंग को पूछा होता, पैन ना होता, सिर्फ आयरन की रस्टिंग को रोकने के लिए कहा गया होता तो मुझे ऑल ऑफ द अबव जाता। बट मेरे लिए इसका आंसर 9 है बेटा, मोस्ट सुटेबल में जा रहा हूं, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। 10 देखो, बी स्टिंग कंटेन्स विच एसिड। बी स्टिंग में, अरे ये तो पता है तुमको, मिथेनोइक एसिड HCOOH जिसको बोलते थे फॉर्मिक एसिड, ठीक है। 11वां क्वेश्चन था कि भाई वो वाला मेडिसिन को कब क्या कहते हो जो स्टोमक में से एसिड को हटाए, एंटा एसिड। एंटा क्या होता है? एंटा एसिड मैंने बताया तुमको, इसके एग्जांपल्स भी तुमको पता होंगे। सो एंटा एसिड, ठीक है, जो एसिडिटी के अपोजिट हो, खत्म करे उसको, है ना। चलो ये याद रखना। उसके बाद मैं बायो नहीं कंफर्म कर रहा,
आई एम गोइंग विथ कुछ जनरल सा एक 16 क्वेश्चन था, असर्शन और रीजनिंग। ठीक है, इसमें बेटा देखो पहला है द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, असर्शन दिया है टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन और टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, वो तो है बिल्कुल ट्रू है ये। ठीक है, आर क्या रीजन भी ट्रू है, देखो कार्बन एटम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ वैलेंसी 4 है क्योंकि उसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, विच मेक्स इट पॉसिबल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, क्योंकि वो म्यूचुअल शेयरिंग करता है अपने एटम्स के साथ, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ही तो सेल्फ लिंकेज कर पाता है। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी हुई। मेरा कहने का मतलब ये कि इसका आंसर तुम लिखोगे कि यहाँ पर ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, दोनों ठीक हैं, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका आंसर होना चाहिए था ए पार्ट, जो कह रहा है कि असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, और जो रीजनिंग है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये था। बाकी बड़ा आसान सा पेपर मुझे आगे लगा, जो कुछ कुछ तो बहुत आसान थे क्वेश्चंस, बट ओवरऑल में मॉडरेट और टफ के बीच रख रहा हूँ। किसी बच्चे को ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा मुझे लिख दो कमेंट सेक्शन में, डाउट है कहीं भी तो बता दो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर मैथ्स पेपर, और उसके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल ही दे दूंगा ताकि तुम रिवाइज कर सको। ठीक है, चलो टेक केयर बेटा।